हेलो माय डियर स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म देखेंगे। ये हम लोग का क्लास 12 का सबसे पहला चैप्टर है। तो बच्चों अपना बेसिक्स आपका यहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है, इस क्लास 12 के लिए तो बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एकदम बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। नहीं ध्यान दीजिएगा तो बाद में पछताइएगा और कुछ नहीं। ठीक है, इसलिए बेसिक को अच्छा से ध्यान दे दीजिएगा, सुनिएगा, थ्योरी हो चाहे आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ अगर गड़बड़ा गए तो फिर उधर उधर तो फिर रोना रोना धोना चालू रहेगा। ठीक, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं भाई कि पार्टनरशिप बोलते किसको है। ठीक है, पार्टनरशिप सिंपली जो आप पढ़ के होंगे, सिंपली क्या होता है भाई कि जब दो दो या उससे अधिक पर्सन जब एक बिजनेस को कैरी करता है। ठीक है, जब एक बिजनेस को कैरी करता है, किस लिए कैरी करता है भाई? ऑब्वियस प्रॉफिट कमाने के लिए। अब भलाई करने तो बैठे नहीं है बच्चों, ऑब्वियस पैसा कमाने के लिए बैठे हैं। भलाई शायद तो बोलने के लिए खाली होता है। ठीक है, प्रॉफिट कमाने के लिए उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं क्या? पार्टनरशिप। ठीक है, तो मोटा मोटी जो जनरल मीनिंग जो हम लोग समझते हैं यही होता है भाई कि दो या दो से अधिक पर्सन जब एक बिजनेस को कैरी करते हैं, किस लिए कैरी करते हैं? प्रॉफिट के लिए और पैसा कमाने के लिए। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पार्टनरशिप। ये मोटा मोटी मतलब है। अब इसको पढ़िएगा तो उसमें भी यही लिखा हुआ है, बस एक चीज है जो आपको समझ में नहीं आएगा, वो क्या, चलिए पढ़ के देख लेते हैं। देखिए, पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू कैरी ऑन अ बिजनेस एंड शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। यहां तक रोक दीजिए, जो समझाएं आपका यहीं तक है। ठीक है, ये जो लाइन है कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ दम एक्टिंग फॉर ऑल, यहां से आपको कुछ समझ में आने से रहा। यहाँ पर ये तो लगेगा कि ये क्या लिखा हुआ है, ये किस चिड़े का नाम है भाई? कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ दम एक्टिंग फॉर ऑल, इसका क्या मतलब है? किस तरह का लाइन लिखा हुआ है? ठीक है, अब देखिए, ये समझाने से पहले आपको और आपको इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं। पता है, पार्टनरशिप एक्ट का डिफिनेशन पे ना यहाँ पर जिक्र खाली शेयर ऑफ प्रॉफिट का किया है, वो लॉस का जिक्र नहीं किया है। अगर आप नोटिस कीजिएगा, देखिए वहां पर ये नहीं लिखा शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, वो क्या लिखा? केवल केवल लिखा प्रॉफिट। तो लॉस का फिर हिसाब किताब कैसे होता है? वो जब हम लोग आगे पढ़ते हैं ना तो एज्यूम करके चला जाता है, या समझ लीजिए ऐसे कि जो एक एक्सपीरियंस के आधार पे लॉस का फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, या अगर डिट्स में एग्रीमेंट में अगर स्पेसिफिक लिखा हुआ तो फिर भाई कोई दिक्कत ही नहीं है। पर अगर नहीं लिखा हुआ है तो समझ लीजिए जैसे प्रॉफिट को बांटे हैं ऐसे ही लॉस बटेगा, ये एक डीम टू बी एज्यूम मान के चला जाता है। लेकिन स्पेसिफिक लॉ में अगर बात किया जाए, जो डिफिनेशन पार्टनरशिप एक्ट का जो किताब है ना, उसको जब पढ़िएगा तो उसमें खाली प्रॉफिट का ही शेयरिंग का जिक्र है, लॉस का कहीं जिक्र नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला ये जो अजीब सा चिड़िया, ये है क्या? ये कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये क्या है भाई? ये तो आपने कभी सुने होंगे इस टाइप का। देखिए, ये क्या बोलता है, इसको ये समझिए आप। मान लीजिए ये ए नाम का एक पार्टनर है, ये बिलोंग करता है आपका ए बी सी फर्म से। इसमें तीन पार्टनर है, ए बी एंड सी। क्लियर? इधर आपका ये एक्स नाम का एक पार्टनर है, ये बिलोंग करता है आपका एक्स वाई जेड नाम का एक फर्म से। इसमें तीन पार्टनर है, एक्स वाई और जेड। ठीक, अब ए और एक्स आपस में मिलकर के एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। क्या कर लिया? कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। ए जब कॉन्ट्रैक्ट करने गया तो बी को भी नहीं पता है, सी को भी नहीं पता है। लेकिन जो एक्स कॉन्ट्रैक्ट करने गया है, एक्स को ही पता था तो है ही, वाई को ही पता है, जेड को ही पता है। अब जब कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने का बारी आया, ठीक है, फुलफिल करने का बारी आया, तो जो बी और सी है ये बोल करके मना कर रहा है ना कि ये बोल करके मना कर रहा है इस एक्स वाई जेड फर्म को, ये तीनों पार्टनर को, कि यार जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो केवल ए प्रेजेंट था। तुम लोग केस में एक्स में जो आया था तो तुम लोग को पता तो था कि वाई भी है, वाई को पता था और जेड को ही पता था, तुम लोग दोनों को पता था। हम लोग केस में नहीं, हमको पता था बी को या नहीं सी को पता था। ठीक है, तो फिर भाई जब हम लोग को पता ही नहीं था ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इस जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको हम लोग फुलफिल नहीं करेंगे। जब हम लोग को पता ही नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो फिर उसको क्यों फुलफिल करने जाए? तो आप सोच के बताइए कि क्या वो लोग, ये जो बी और सी का जो रीजन है, क्या ये रीजन सही है कि गलत है? क्या ये लोग ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करे? जरा दिमाग लगा के सोचिए बच्चों। कमेंट सेक्शन में बिना आंसर देखे आगे बढ़ाए, बताने कोशिश कीजिएगा वीडियो को पॉज करके। तो सिंपल सा जवाब है कि ऐसा वो लोग नहीं कर सकता। क्यों? तो देखिए ये जो लाइन है यही बोल रहा है, वो बोल रहा है कैरिड बाय ऑल। ये देखिए कैरिड बाय ऑल और
एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि अगर ए जो भले ही एबीसी से बिलोंग करता है, ए केवल कॉन्ट्रैक्ट करके आ गया आपका एक्स से, ठीक है, जो एक्स वाई जेड से बिलोंग करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता बी को पता है कि नहीं, किसी को पता है कि नहीं, क्योंकि डेफिनेशन वाइज यही लिखा हुआ है कि कैरिड बाय ऑल, अगर आप ये तीनों मिलकर जाके कॉन्ट्रैक्ट करें तब भी बहुत अच्छी बात है, पर तीनों ना मतलब कोई तीनों में से कोई एक भी चला गया, यानी कि ए भी चला गया, तो मान के चला जाता है भाई कि ए जो है अपना पार्टनर का बी और सी को भी रिप्रेजेंट वो कर रहा है, तो यह इसका मतलब यही है, ठीक है। तो ये लोग फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता, उसको फुलफिल करना ही पड़ेगा, समझ में आया? अब बोलेगा सर तो जिद में अड़ गया कि नहीं जाओ, ईगो पे ले लिए नहीं करेंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दीजिए और जो जो पेनाल्टी है वो भर दीजिए, और क्या, यही तो होगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इधर, ये है डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी, यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये सब समझ लीजिए बच्चों, एक प्रकार का इसमें डिफरेंस बिटवीन के साथ साथ आपको इसी में इसका पार्टनरशिप का आपको फीचर भी मिल जाएगा, समझ लीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स भी मिल जाएगा, समझ लीजिए उसका नेचर भी आपको फ्री में मिल रहा है, ठीक है। एक डिफरेंस बिटवीन के साथ होगा और साथ साथ ये तीनों का मतलब तो फिर सेम ही होता है, नेचर, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग को दिया हुआ है क्या, ये नेचर, एक सेकेंड इसको मिटा देते जरा सा ताकि लिखने में सुविधा हो। नेचर, अच्छा ये नेचर, जो नेचर लिखा हुआ है ना, एक प्रकार का समझ लीजिए रजिस्ट्रेशन है। तो पार्टनरशिप फॉर्म में रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में वो कंपलसरी, यानी कि इसमें करा भी सकते हैं नहीं भी करा सकते हैं, ऑप्शन है आपके पास, इसमें 100% करना ही पड़ेगा। तो आपको लग रहा होगा, देखिए रजिस्ट्रेशन कराइएगा, रजिस्ट्रेशन कराइएगा भाई तो पैसा लगेगा, क्या लगेगा, पैसा लगेगा, यानी फीस तो देना ही पड़ेगा ना, रजिस्ट्रेशन का फीस देना पड़ता है, तो कोई क्यों पैसा देने जाए, नहीं कराते हैं भाई, सबसे अच्छा। अब ऐसा अगर आप सोचते हैं भाई तो फिर गलत सोचते हैं, ठीक है, ये भले आपको छूट दिया हुआ है लेकिन आप ऐसा गलत सोचते हैं, होगा क्या, देखिए क्या दिक्कत क्या आएगा, सो समझिए, जो सबसे बड़ा ब्लंडर लेवल का दिक्कत आएगा वो ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए इधर एक्स वाई जेड है और इधर आपका एबीसी फर्म है, ठीक है। अब एबीसी फर्म का रजिस्ट्रेशन करा के रखा है और एक्स वाई जेड रजिस्ट्रेशन नहीं करा के रखा है, ये रजिस्ट्रेशन खुद को नहीं करवाई है, ठीक ना। अब ये दोनों आपस में मिलकर के कॉन्ट्रैक्ट किया और एबीसी को कुछ काम करके देना था, किसको, एक्स वाई जेड को, कितना का, 10,000 का। भाई कोई काम दिया कि भाई एबीसी जो है, एबीसी मतलब ऐसे समझिए, इसको रुकिए एक बार सोचना, अरे एक्स वाई जेड समझ लीजिए काम दिया है किसको, आपका ए बी सी को काम दिया कितना का, 10,000 का। एबीसी वालों बोला भाई हाँ हम लोग कर देंगे, ठीक है। एक्स वाई जेड काम दिया आपका एबीसी को कितना का, 10,000 का। किसी कारण से एक्स वाई जेड ये जो कॉन्ट्रैक्ट था, यानी कि जो काम था उसको नहीं किया, तो क्या एक्स वाई जेड एबीसी पे केस कर सकता है कि कोर्ट में जाकर के कि ये देखिए कॉन्ट्रैक्ट, ये हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट है 10,000 का, ये प्रॉमिस किया था एबीसी कि हम लोग का काम 10,000 जो काम वो करके देगा, अब वो नहीं कर रहा है, तो क्या आप कोर्ट में केस कर सकते हैं, तो जवाब है नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि कोर्ट में केस करने के लिए ये एक्स वाई जेड जो है रजिस्ट्रेशन खुद तो कराया ही नहीं है, जब ये रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो कोर्ट इसका केस उसी समय रिजेक्ट मार देगी, भाई पहले रजिस्ट्रेशन करा के आ। तो ये झंझट है बच्चों इसमें, अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराइएगा तो आप केस फाइल भी नहीं कर पाइएगा, लेकिन इसका उल्टा जरूर हो सकता है, इसका उल्टा जरूर सकता है। उल्टा क्या है इसका, मान लीजिए अगर यही सिचुएशन उल्टा होता, सिचुएशन उल्टा होता, इधर होता आपका एक्स वाई जेड, इधर होता आपका ए बी सी, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है और रजिस्ट्रेशन कराई है, देखिए उल्टा क्या हो जाएगा। मान लीजिए एक्स वाई जेड प्रॉमिस किया था एबीसी को कि हाँ, मतलब एबीसी एक्स वाई जेड को काम दिया था, ठीक है, कितना का, मान लीजिए 15,000 का, ठीक। अब ये बोल रही है एक्स वाई जेड कि हम काम नहीं करेंगे, तो एबीसी यहाँ पे केस कर सकता है, भले आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराएं, क्या होगा, क्योंकि ये तो कराया है ना, तो इसलिए आप पे केस कर सकता है। तो इसको अगर शॉर्ट में देखा जाए बच्चों, तो अगर सही मायने में देखा जाए तो अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो आपको राइट्स नहीं मिलेगा, राइट्स फिर नहीं मिलेगा।
अगर रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको सारा राइट्स मिलेगा, ठीक है। और इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कराते, देखिए राइट्स नहीं मिलेगा, पर साथ साथ जो लायबिलिटी है, यानी कि जो जिम्मेदारी है जो दूसरा है, वो आपको फुलफिल करना ही पड़ेगा। तो ये वो उस टाइप का, ठीक है। तो नहीं कराने का ये सबसे बड़ा डिमेरिट है कि एक तो आपको राइट्स नहीं मिलेगा, ऊपर से जो लायबिलिटी है फिर वो करना ही पड़ेगा। तो भाई कौन मूर्ख होगा जो ऐसा कराएगा, ठीक है। फिर दूसरा ट्रस्ट इशू भी होने लगता है आजकल तो, कि भाई रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, इस टाइप का मतलब फर्म है, ट्रस्ट इशू भी आ सकता है। तो यही था बच्चों। तो इसमें क्या है, ये ऑप्शनल है, ये कंपलसरी है। अच्छा, फॉर्मेशन कैसे बन सकता है, ये सिंपली दो दोस्त आपस में मिल करके एक फॉर्मल एग्रीमेंट बना लिया, उसमें भी काम चल जाएगा, या ओरल से भी काम चल जाता है, मुंह से बोल दिया ठीक है भाई चलो मिलकर बिजनेस खोलते हैं, तो उस टाइप से भी काम चल जाता है। इसमें ऐसा काम नहीं चलता है। एलएलपी क्या है, ये आपका लॉ मतलब जो लीगल प्रोसीजर है उससे आपको बनाना पड़ेगा। जो भी नियम कानून है भाई कि ये कराओ वो पूरा प्रोसीजर से आपको गुजरना पड़ेगा, ठीक। लीगल स्टेटस, इसको कोई सेपरेट एंटिटी नहीं मिलता है, और ये आपको सेपरेट इम्यूनिटी मिलता है। इसका क्या मतलब हुआ, आई होप आप क्लास 11 का अकाउंट पढ़ के होंगे। सेपरेट एंटिटी का मतलब होता है इन दोनों का बीच में लीगल सेपरेट एंटिटी नहीं होने का मतलब भाई कि इस केस में जो फर्म है और जो ओनर है वो दोनों क्या सेम है। फर्म और ओनर क्या दोनों सेम है, दोनों में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, दोनों को सेम मान के चला जाता है, ठीक है। इसमें क्या है, दो अलग अलग सेपरेट एंटिटी है। सेपरेट एंटिटी मतलब ओनर अलग है, ठीक है, जो ओनर है वो अलग है, और साथ साथ जो बिजनेस है यानी कि जो एलएलपी है वो अलग है। दोनों अलग अलग पर्सन है लॉ का नजर में। इसका ओनर का अपना पैन कार्ड वोटर आईडी है जो भी है, ये अपना एग्जिस्टेंस रखता है, और ये जो कंपनी है ये अलग रखता है। लेकिन इन लोगों के इसमें ऐसा नहीं है, ये लोग क्या है, ये लोग सेम है। अब क्योंकि वो सेम होता है ना, सेम होता है, इसीलिए बच्चों देखिए लायबिलिटी यहाँ पर अनलिमिटेड हो जाता है, क्योंकि सेम हो गया है। ओनर और यहाँ पर हम लोग पार्टनरशिप फर्म को सेम रखे हैं दोनों को, तो लायबिलिटी अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड बोलने का मतलब क्या होगा कि मान लीजिए पूरा मान लीजिए फर्म को बंद करना है, बिजनेस बंद करना है, तो टोटल फर्म का एसेट है 1 लाख रुपया, और भाई कर्जा हो गया, कर्जा होने का बंद कर रहे थे, लोन का अमाउंट चला गया कितना, 1,10,000 का। कितना का, 1,10,000 का। तो भाई पूरा एसेट बेचने के बाद भी कितना बच गया, 10,000, अभी भी 10,000 देना है। तो इस केस में ये जो अनलिमिटेड लायबिलिटी है ना, तो ये जो 10,000 रुपया है ये घर से लेके आइए। ये पार्टनर लोग जो भी उसका रहेगा वो लोग अपना घर से, अपना मतलब प्रॉपर्टी से बेच करके देगा। तो ये होता है बोलने का मतलब, अनलिमिटेड लायबिलिटी बोलने का मतलब। और ये सेपरेट नो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर ओनर और पार्टनरशिप पार्टनरशिप फर्म आपका सेम है, दोनों को सेम मान के चलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एलएलपी में वैसा नहीं होता है, ठीक है। एलएलपी में क्या है, एलएलपी आपका दो अलग अलग सेपरेट एंटिटी है। ये दोनों अलग अलग सेपरेट एंटिटी है, ओनर अलग है और उसका एलएलपी ये अलग है। अगर इसमें वो केस आ जाए, इसमें मान लीजिए 10,000 का कर्जा एक्स्ट्रा बच जाए, पूरा एसेट को बेचने के बाद भी अभी भी 10,000 का लोन पड़ा हुआ है, देना है, तो इस केस में समझ लीजिए वो जो लोन दिया है, जो बैंक लोन दिया है, वो बैंक का लॉस होगा। ये जो ओनर है उसका प्रॉपर्टी को टच नहीं करेंगे, इस प्रॉपर्टी को टच नहीं करेंगे। समझ में आया? तो ये था बच्चों, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या कीजिएगा, बार बार मिटाना पड़ता है। तो ये हो गया क्लियर। कंटिन्यूटी, अब क्योंकि देखिए ये दोनों सेम है, अब होता क्या है कि भाई यहाँ पर ओनर सेपरेट एंटिटी में क्या है, आपका सेपरेट एंटिटी में आपका ओनर और आपका जो पार्टनरशिप फर्म है ये सेम है। तो भाई फर्म को क्लोज करना पड़ जाएगा अगर सारा पार्टनर अगर मर गया तो, और वैसी बात है ना। फिर बिजनेस कैसे कंटिन्यू कीजिएगा, फर्म को क्लोज करना पड़ेगा भाई, अगर सारा का सारा पार्टनर मर गया तो फिर मर गया क्या, अगर मरने के बाद केवल एक ही बचा तभी लॉट टूट जाएगा, कम से कम मिनिमम 2 होना चाहिए। तो क्या होगा, आखिरकार कंटिन्यूटी नहीं मेंटेन करेगा, बंद करना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्म क्लोज ऑन डेथ या इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, इसमें ऐसा नहीं है, डज नॉट क्लोज ऑन द डेट ऑफ पार्टनर, क्योंकि भाई ये तो लॉ के द्वारा बना है ना, और जो लॉ के द्वारा ओपन हुआ है वो क्लोज भी लॉ के द्वारा ही होगा। तो यहाँ पर अगर मेंबर लोग सबका सब भी मर जाए ना, सबका सब भी मर जाए तब भी बिजनेस कंटिन्यू करेगा, क्योंकि इसको लॉ बनाया ना, लॉ का नजर में तो अलग पर्सन है, लॉ का नजर में एलएलपी तो एक अलग ही पर्सन है, तो ये थोड़ी ना मरेगा, ठीक है। उसका मेंबर लोग बन गए, वैसे मान लीजिए कल चल के मान लीजिए रिलायंस कंपनी के मुकेश अंबानी जी आज नहीं कल 10 साल 20 साल 40 साल बाद डेथ तो उनका होगा ही होगा भाई, अमर तो है नहीं वो। तो उनका मरने से
क्या रिलायंस कंपनी बंद हो जाएगा? तो जवाब है नहीं, दूसरा कोई आएगा उनकी जगह पे, ठीक है, क्योंकि वो रिलायंस कंपनी एक पब्लिक कंपनी है। हालांकि एक प्रकार से समझिए वो प्राइवेट कंपनी है, उसका उसका जो ग्रुप है वो प्राइवेट है, पर स्पेसिफिक रिलायंस कंपनी तो आपका पब्लिक कंपनी है ना। जो भी गवर्नमेंट कंपनी ले लीजिए, ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड ले लीजिए, चाहे सेल वेल गेल ये सब ले लीजिए, वो सब क्या है, लोग मर भी जाएगा सारा का सारा मेंबर तब भी वो बंद नहीं होगा, ठीक है। आई होप इंटेंशन को फोकस कीजिए बच्चों, ठीक है। अच्छा, नंबर, ये लायबिलिटी वाला पार्ट तो क्लियर कर दिया बच्चों, किसको बोलते हैं अनलिमिटेड और किसको बोलते हैं लिमिटेड, क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, ये लिमिटेड लायबिलिटी बोलने का भी तरीका होता है, इसको ना शेयर चैप्टर पढ़िएगा ना तो थोड़ा ज्यादा अच्छा क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा, अभी बताने जाएंगे तो बहुत दिक्कत होगा, रहने दीजिए, ठीक है। तो ऐसे ही लंबा जा रहा है, वैसे ही आप लोग छोटा वीडियो देखना पसंद करते हैं, हमको बहुत स्पीड में पढ़ाना पड़ता है। नंबर ऑफ मेंबर कितना है? नंबर ऑफ मेंबर इसमें पार्टनरशिप में कितना है? मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50। इसमें मिनिमम 2 और मैक्सिमम को तो कोई लिमिट नहीं है, क्यों? क्योंकि भाई वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, तो एक प्रकार का कंपनी का फीचर उसमें दिया हुआ है, जितना मर्जी उतना। अच्छा, ये जो है ना, इसमें क्या और इंटरेस्टिंग चीज सुनिए, यहाँ पर बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, अगर खास यहाँ पर देखिएगा, कंपनी एक्ट में ना, कंपनी एक्ट में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप 100 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम देखिए फिर भी 50 दिए हैं, ऐसा क्यों? देखिए उसको यहाँ पर हम लिख के दिए थे कि ए पार्टनरशिप फर्म मस्ट हैव एटलीस्ट 2 मेंबर एज पर सेक्शन 46 ऑफ कंपनी 6 एक्ट। ये 2 मेंबर वाला पार्ट तो क्लियर है, मिनिमम। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप कैन बी 100, ये जो कंपनी एक्ट को बताएं, बट द गवर्नमेंट डिसाइड द एग्जैक्ट लिमिट as according to rule 10 of company act miscellaneous rule 2014, the current maximum limit is 50 पार्टनर। देखिए कंपनी एक्ट बोली है कि भाई मैक्सिमम आप 100 रख सकते हैं, लेकिन रूल 10 जो है उसी इसे मिसलेनियस रूल 10 2014 में जो आया था, इसमें गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि भाई लिमिट कितना रहेगा, तो करंट टाइमिंग में गवर्नमेंट 50 लिमिट रखी है, ठीक है, करंट टाइमिंग में गवर्नमेंट 50 का लिमिट रखी है बच्चों। तो आई होप ये सारा फीचर, सारा डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दिया बच्चों, कुछ भी नहीं छूटा है। चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं। पार्टनरशिप डीड, या फिर बोलिए उसका दूसरा नाम आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। अब देखिए पार्टनरशिप डीड किसको बोलते हैं, सो समझते हैं। पार्टनरशिप डीड जो होता है ना, वो एक प्रकार का हम लोग का रिटन एग्रीमेंट होता है, ठीक है, वो हम लोग का एक प्रकार का रिटन एग्रीमेंट होता है, ध्यान रखिएगा। पार्टनरशिप का जो फॉर्मेशन है, ठीक है, पार्टनरशिप का जो फॉर्मेशन है वो आपका रिटर्न साथ ही साथ ओरल भी हो सकता है, बहुत बार तो वो इम्प्लाइड भी रहता है, ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो अभी रहने दीजिए, इम्प्लाइड वाला पार्ट। तो रिटर्न प्लस ओरल दोनों हो सकता है फॉर्मेशन, ठीक है। लेकिन ये जो पार्टनरशिप डीड होता है ना, पार्टनरशिप डीड आपका एक प्रकार का समझिए रिटर्न होता है, सबसे पहली चीज रिटर्न होता है। और इसमें होता क्या है, रिटर्न एग्रीमेंट क्या होता है, इस रिटर्न एग्रीमेंट में लिखा रहता है भाई कि किसको कितना सैलरी मिलेगा, किसको कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, क्या कितना कमीशन मिलेगा, बिजनेस कहाँ होगा, बिजनेस का नाम क्या होगा, पार्टनर सबका नाम क्या होगा, कितना तरह का पार्टनर होगा, मतलब पूरा रामायण कहानी इसमें पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है, ठीक है। क्यों लिखा रहता है? ताकि अगर कल चले कभी झगड़ा अगर हो गया, ठीक है, अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डिस्प्यूट अमंग पार्टनर्स। तो बोले बस इतना ही मतलब भाई कि मान लीजिए ये 2 पार्टनर था, ठीक है, या 3 पार्टनर, जितना भी पार्टनर है, अब आज का तो चलिए लोगों झगड़ा नहीं, भाई सब कोई अच्छा से प्यार मोहब्बत से कंपनी चला रहा, कल चले किसी का भी ग्रिड आ गया, लालच आ गया, तो उस समय जो कॉन्फ्लिक्ट्स होगा ना, उस कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करने के लिए पार्टनरशिप डीड काम आता है, क्योंकि भाई रिटर्न है ना। ओरल में क्या, ओरल में चलिए भाई हम लोग ट्रस्ट पर बिजनेस खोल दिए और डिसाइड किए थे, दोनों पार्टनर दोनों डिसाइड की थी भाई कि 50-50% है कि दोनों काम चलाएंगे। लेकिन जब आगे जब होने लगा तो किसी के मन में लालच आ जाएगा, तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होना कॉमन चीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए पार्टनरशिप डीड रहना जरूरी है, खासकर रिटर्न में, ठीक। रिटर्न में रहता है तो थोड़ा कंफ्यूजन कम रहेगा। तो ये हो गया। अब मान लीजिए ऐसे अज्यूम करते हैं भाई बिजनेस जो है हम लोग का ओरल में खुला है, ठीक है, बिजनेस जो है पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस एक ओरल में खुला है, मतलब ट्रस्ट बेसिस पे खोल दिया गया, मतलब बातों बातों में भाई कि हाँ इधर ए आया इधर बी आया, दोनों को हाथ मिला है, हाँ भाई चलो बिजनेस खोलते हैं, खोल दिया। अब उस केस में किसी कारण से अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया हो, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ और लेकिन लोग पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है, नो पार्टनरशिप डीड, कोई पार्टनरशिप डीड अवेलेबल नहीं है, तो उस तरह केस में एक अकाउंटेंट या एक सीए कैसे उसको ट्रीटमेंट करता है, जो भी मतलब वो सब बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैंडल कर रहा होगा, वो कैसे हैंडल करेगा। तो भाई जब पार्टनरशिप डीड ना दिया हो, ठीक है, और ए और बी के बीच में झगड़ा या कुछ भी कारण से कॉन्फ्लिक्ट हो गया हो, बांटने बंटवारा में दिक्कत हो रहा हो, तो कुछ इस प्रकार से हम लोग बाकी सब चीज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है।
प्रॉफिट और लॉस को क्या इक्वल बांटेंगे, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, चाहे इक्वल सब पार्टनर को दिया जाएगा। पहला चीज तो ये। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी और कमीशन। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आप सुने होंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होंगे, सैलरी और कमीशन ये सभी सुने होंगे। बाकी आप इस सबको तो डिटेल में आपको मेरा वीडियो मिलेगा, हर टॉपिक पे आपको डिटेल में वीडियो मिलेगा बच्चों, हर टॉपिक पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे, सैलरी और कमीशन पे भी। तो क्लैरिटी बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं रहा तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। ये इन सब को लेकर के सब पे आपको इस टॉपिक मिलेगा। और अगर इंटरेस्ट मतलब और अगर पार्टनरशिप डिप्ट अवेलेबल ना हो तो इन सब को नहीं दिया था, किसी प्रकार का कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग चार्ज नहीं करेंगे, किसी प्रकार का कोई न सैलरी ना कमीशन मिलेगा। तो क्या मिलेगा? केवल इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। क्यों? ये पार्टनर्स का जो लोन होता है ना, पार्टनर्स का लोन एक प्रकार का आपका आउटसाइड लायबिलिटी कहलाता है, आउटसाइड लायबिलिटी, ठीक है। वो एक प्रकार का आपका आउटसाइड लायबिलिटी होता है, इसलिए उसको देना पड़ता है। और क्या देंगे उसमें? 6% इंटरेस्ट पर एनम, पर एनम याद रखिएगा, पर मंथ में, ठीक है। तो ये चीज था जो आपको ध्यान में रखना। तो अगर इसको शॉर्ट में याद रखने की जरूरत क्या है कि भाई प्रॉफिट और लॉस बटेगा आपका क्या इक्वल, यानी कि 1:1 में सबका। बाकी कुछ भी हो, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे सैलरी हो, चाहे कमीशन हो, चाहे आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, कुछ भी चीज नहीं दिया जाएगा। दिया जाएगा तो केवल क्या? केवल दिया जाएगा पार्टनर्स लोन। कितना? 6% पर एनम। क्लियर? अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस देखिए, हम लोग डिफरेंस देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये तो आप क्लास 11 में सुन के आए होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये नया चीज क्या आ गया? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए एक ही समझिए, एप्रोप्रिएशन वर्ड का मतलब होता है क्या? आपका डिस्ट्रीब्यूट करना। क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट करना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप क्लास 11 में बनाए होंगे तो देखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बनाए होंगे किस लिए? ताकि भाई आपका तो नेट प्रॉफिट निकालिएगा या तो फिर फर्म का नेट लॉस निकाल के लाइएगा। तो मान लीजिए नेट प्रॉफिट निकल के आया 1,00,000 रुपया, ठीक है। 1,00,000 रुपया नेट प्रॉफिट निकल के आया। अब जनरली उसको हम लोग को पार्टनर को बांटना है। मान लीजिए 3 पार्टनर है, 3 पार्टनर है, पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी। या इस नेट प्रॉफिट को 1,00,000 ना समझ लीजिए, 90,000 समझिए, ठीक है। 90,000 डिस्ट्रीब्यूशन सुविधा हो, फिगर इजी करते रहे। तो ऐसा हमेशा, ऐसा कोई जरूरी नहीं बच्चों हर बार ऐसा हो कि 3 पार्टनर है, 90,000 का प्रॉफिट है भाई, तो तीनों को इक्वल बांट दिए, 30,000 इधर, 30 के इधर, 30 के इधर। चलिए आपको यही लगता है, नहीं, बहुत बार क्या होता है कि ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हर पार्टनर का अपना अपना रिक्वायरमेंट होता है बच्चों। पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी, जब ये लोग पार्टनरशिप फर्म ज्वाइन किया होगा तो सबका अपना अपना रिक्वायरमेंट रहा होगा। तो मान लीजिए भाई पार्टनर ए को लगा होगा भाई प्रॉफिट बांटने से पहले हमको कम से कम घर चलाने के लिए मिनिमम 10,000 सैलरी चाहिए। पार्टनर बी में एग्रीमेंट में लिखा कि भाई कि हमको 5,000 कमीशन में चाहिए, क्योंकि कुछ हम एक्स्ट्रा काम करेंगे। सी को लगा भाई हम इतना पैसा हम ही लगा रहे थे, हमको भी कुछ मिलना चाहिए, तो उसको भी लगा भाई चलो इसको भी 6,000 रुपये कुछ मिलना चाहिए, इस टाइप से इसको 4 कर दीजिए, ठीक है। तो इस प्रॉफिट को, इस 90,000 को बराबर में सबको बांटे, इससे पहले क्या करना पड़ेगा? इससे पहले इन सबको देना पड़ेगा, तब ना भाई सबका हिसाब बराबर होगा। तो पहले 10,000 इसको दे देंगे, फिर 5,000 इसको दे देंगे, ये 5,000 ना हो रहा है ना, तो 6 कर दीजिए, इसको भी 5 कर दीजिए, ठीक है। और 5,000 इसको दे देंगे, 20,000 खत्म हो गया। अब जो 70 बचा, 70 को फिर यहाँ पर इक्वल अमाउंट में बांट देंगे, समझ में आया? तो इस तरह करना पड़ता है रियल वर्ल्ड में। इसलिए ये जो आप देखें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसमें एप्रोप्रिएशन वर्ड का मतलब ही होता है क्या? डिस्ट्रीब्यूट करना। तो फिर क्या डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा? नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा, और क्या डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा, और है ही क्या डिस्ट्रीब्यूट करने को? तो पार्ट यहां से हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकालते हैं, उस नेट प्रॉफिट को फिर अलग अलग नाम से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जैसे अलग अलग नाम क्या? जैसे अलग अलग नाम जैसे आपको बताएं, मान लीजिए सैलरी का नाम से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कमीशन का नाम से करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का नाम से करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो बच जाएगा लास्ट में फाइनली नेट प्रॉफिट को फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये इसका हिसाब किताब है बच्चों, ठीक है। फिर ये इसका हिसाब किताब है। तो आई होप, तो ये बनता कब है? ये आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनता है। और आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जब ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट बन जाता है, उसमें चाहे नेट प्रॉफिट है चाहे नेट लॉस, उसको बांटने काम करते हैं। इसलिए इसका बनने के बाद फिर क्या बनता है? प्रॉफिट, ये आपका प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनता है? जब प्रॉफिट लॉस अकाउंट बन के तैयार हो जाता है, तो प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसके जस्ट बाद वो बनता है। इसका मेन पर्पस क्या है? नेट प्रॉफिट निकालना या नेट लॉस निकालना प्रॉफिट लॉस अकाउंट का। इसका क्या है? डिस्ट्रीब्यूट करना नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में, अलग अलग नाम दे करके, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और उसके बाद जो लास्ट में बच गया फिर जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सो,
ठीक। कब प्रिपेयर करते हैं भाई, इसको हमेशा प्रिपेयर किया जाता है, इसको हमेशा प्रिपेयर नहीं करते जब प्रॉफिट होगा तब। तो ये पॉइंट होता है इंपॉर्टेंट, इसको देख लीजिए। लॉस में ही देख लीजिए, लॉस क्या होगा, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ये प्रिपेयर होगा ही होगा। प्रॉफिट एंड लॉस हो चाहे कुछ भी हो, ये ऑलवेज प्रिपेयर। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट लॉस होने पे बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर जीरो हो, ठीक है, प्रॉफिट लॉस आ जाए या प्रॉफिट जीरो हो जाए, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग प्रिपेयर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अरे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कुछ नेट प्रॉफिट आएगा, इसी नेट प्रॉफिट को ना प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में बांटिएगा। अगर ये नेट प्रॉफिट ही जीरो हो गया तो ये क्या बांटिएगा, कुछ बनना बांटने को है ही नहीं। तो इसलिए प्रिपरेशन ऐसे चलता है। क्लियर है?